नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली एक प्रमुख टॉपिक लेकर आता हूं और उसको पूर्ण कराता हूं और वह टॉपिक आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बजट 2022-23 के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, पिछले टॉपिक जो जैसे हम लोगों ने प्रमुख युद्धाभ्यास, प्रमुख कंपनियों के सीईओ, प्रमुख नियुक्तियां और अनेक टॉपिकों पर चर्चा की है, वह भी हम लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उसी क्रम में दोस्तों, बजट 2022-23 इससे भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, चलिए बजट 2022-23 पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग कुछ नॉर्मल से क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112। दोस्तों, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख न कर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अगले क्रम पर दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों, यह षणमुखम शेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। अगले क्रम पर दोस्तों, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? भारत का पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा पेश किया गया? यह दोस्तों हमारी वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा पेश किया गया था और यह पिछले वर्ष 2021-22 में पेश किया गया था। 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट। अगले क्रम पर दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? या दोस्तों, मोरारजी देसाई जी के द्वारा सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया गया। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। अगले क्रम पर दोस्तों, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? दोस्तों, यह 6.4% अनुमानित है और पिछले वर्ष 2021-22 में यह 6.9% अनुमानित था। 6.9% और इस वर्ष 6.4% अनुमानित है। अगले क्रम पर दोस्तों, भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? दोस्तों, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27% अनुमानित है। अगले क्रम पर दोस्तों, अमृतकाल की अवधि कितनी है? अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष है। दोस्तों, इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो यह 75वीं वर्षगांठ है। हम लोगों की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है और दोस्तों 75वीं से 100वीं वर्षगांठ के मध्य 25 वर्ष होते हैं, इसी को अमृतकाल बोला गया है। दोस्तों, अगले क्रम पर है अगले 25 वर्ष भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में चार प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। ये चार प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? पहली है दोस्तों पीएम गति शक्ति, दूसरी है समेकित विकास और तीसरी है उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यक्रम। अगला चौथा है निवेश और वित्तीय मदद। पीएम गति शक्ति दोस्तों, इसके कितने इंजन बताए गए हैं? इसके 7 इंजन इस बार बताए गए हैं जो परिवहन से संबंधित हैं। अगले क्रम पर दोस्तों, पीएम गति शक्ति के कितने इंजन हैं? जैसा कि बताया है मैंने, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं और यह परिवहन में विकास पर जोर दिया गया। परिवहन जैसे रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, इससे संबंधित हैं ये दोस्तों। अगले क्रम पर दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा 2022-23 में? दोस्तों, यह 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर का। अगले क्रम पर दोस्तों, 2022-23 के बजट में पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, इस पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? पीपीपी मॉडल पर कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, 4 बनाए जाएंगे। कितने? 4 बनाए जाएंगे। अगले क्रम पर दोस्तों,
अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? अगले 3 वर्षों के दौरान। तो दोस्तों अगले 3 वर्षों के दौरान 400 वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी, 400। दोस्तों अगले क्रम पर 2022-23 में कवच प्रणाली के तहत कितने किलोमीटर रेलमार्ग को जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों यह 2000 किलोमीटर रेलमार्ग को जोड़ा जाएगा। और दोस्तों पता है कवच प्रणाली क्या होती है? क्या दोस्तों हम लोगों की स्वदेशी निर्मित स्वदेशी प्रणाली है। इसमें दोस्तों दो ट्रेनों के मध्य टक्कर ना हो, इसके लिए विकसित की गई और यह हमारी स्वदेशी प्रणाली है। तो इसके तहत 2000 किलोमीटर रेलमार्ग को जोड़ा जाएगा। अगले क्रम पर दोस्तों बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत क्या है? मतलब हम लोगों की जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वाधिक हम लोगों की आय कहाँ से होगी, इनकम कहाँ से सर्वाधिक होगी? यह दोस्तों हम लोगों की सर्वाधिक इनकम उधार एवं देयता से होगी। हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? उधार से। यह दोस्तों 35% है, उधार एवं देयता से। और दूसरे नंबर पर जीएसटी है, इससे 16% की आय होगी। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आयकर और निगम कर है, इससे कितनी होगी? इससे 15% होगी। सर्वाधिक किससे है? उधार एवं देयता से 35%। दूसरे नंबर पर जीएसटी है, इससे 16% होगी। तीसरे नंबर पर है निगम कर एवं आयकर, इससे 15% होगी। अगले क्रम पर दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों पीएम डिवाइन योजना को 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में। और दोस्तों पीएम डिवाइन योजना जो है यह किससे संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, उत्तर पूर्वी भारत है, उसके डेवलपमेंट से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। और इसके लिए बजट 2022-23 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए का। अगले क्रम पर दोस्तों 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? 416 जिलों को कवर किया जाएगा। और दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई है? 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया। और मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यह दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। अगले क्रम पर दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? एक स्टेशन एक उत्पाद। यह दोस्तों आप लोगों को यह देखकर भी अंदाज़ा लग जाएगा, एक स्टेशन, इसका मतलब यह रेलवे से संबंधित है। तो एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध किससे है? रेलवे से है। अगले क्रम पर दोस्तों मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा। यह दोस्तों मानव तस्करी के रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया है आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन आहट। और दोस्तों ऑपरेशन अमानत यह भी हमारे रेलवे के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्रम पर दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है पर्वतमाला योजना का। अगले क्रम पर दोस्तों किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय का प्रारंभ किया है? यह पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और दोस्तों अगले क्रम पर माझी वसुंधरा कार्यक्रम, यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें सहयोग किसने किया है? यूएनईपी ने। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अगले क्रम पर दोस्तों नवभारत साक्षरता अभियान, यह दोस्तों 2022 से 2027 तक लागू रहेगा। इसमें दोस्तों इस बार बजट में इस पर अनुमानित व्यय कितना है? 1037.90 करोड़ रुपए इस पर व्यय किया जाएगा। और दोस्तों
यह 15 वर्ष से ऊपर गैर साक्षर लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम यह 15 वर्ष से ऊपर के जो गैर साक्षर लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसमें दोस्तों एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल का प्रयोग किया गया है। एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले क्रम पर दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह जारी रहेगी 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक। अगले क्रम पर दोस्तों मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान यह किससे संबंधित है, किस योजना से संबंधित है। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, फसल जोखिम को कम करना। इसमें दोस्तों किसानों के फसल का बीमा किया जाएगा। दोस्तों इसमें बीमा में प्रीमियम की राशि कितनी है, तो रबी फसल के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और नकदी या बागवानी के लिए 5% है। रबी के लिए कितनी है 1.5%, खरीफ के लिए 2% और नकदी और बागवानी के लिए 5%। तो यह किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। अगले क्रम पर दोस्तों बजट 2022-23 में सर्वाधिक व्यय का स्रोत, सर्वाधिक खर्चा कहाँ होगा। तो दोस्तों यह खर्चा होगा ब्याज अदायगी में जहाँ से हम लोग पैसा उधार लिए हैं उस पर भारत सरकार को ब्याज भी देना होता है। तो सर्वाधिक हम लोगों का व्यय जो है उसी में होता है, ब्याज अदायगी में। यह दोस्तों 20% होता है, 20%। और दूसरा सर्वाधिक व्यय कहाँ होता है, कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा। इस पर दोस्तों 17% खर्च होता है। अगले क्रम पर दोस्तों प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों यह 14 सेक्टर में किया जाएगा। कितने सेक्टरों में, 14 सेक्टरों में अगले 5 वर्षों के दौरान। और दोस्तों इसी के तहत 60 लाख नए रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टरों में यह प्रारंभ किया जाएगा और इसी के तहत 60 लाख नए रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। अगले क्रम पर दोस्तों पर्वतमाला कार्यक्रम, इसको नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को पर्वतमाला कार्यक्रम भी बोला जाता है। इसमें बजट 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं का प्रारंभ किया जाएगा। पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं का प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों अगले क्रम पर है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार बजट में, 44,605 करोड़ रुपए, 44,605 करोड़ रुपए। और दोस्तों इससे 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अगले क्रम पर दोस्तों बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा था, सन 2016 दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2023। अगले क्रम पर दोस्तों पीएम ई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार कितने चैनलों तक किया जाएगा। तो दोस्तों यह मैंने आपको पिछली क्लास में यह क्वेश्चन कराया था। यह दोस्तों 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक किया जाएगा। एक कक्षा एक टीवी चैनल, इसका विस्तार 12 से बढ़ाकर 200 चैनल तक किया जाएगा। अगले क्रम पर दोस्तों पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध उत्तर पूर्वी भारत से है, उत्तर पूर्वी भारत के डेवलपमेंट से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना। और इसके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए का। अगले क्रम पर दोस्तों
उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती जो गांव हैं उनके विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगले क्रम पर दोस्तों, डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों यह होगी 30%। जैसे डिजिटल परिसंपत्तियों का मतलब है दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी है उन पर 30% कर इस बार लगेगा। अगले क्रम पर दोस्तों, आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। आरबीआई के द्वारा भी डिजिटल रुपए की शुरुआत जो है 2022-23 में की जाएगी। अगले क्रम पर दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत पीएम आवास योजना 2022-23 में कितने घरों का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है पीएम आवास योजना के तहत, और इसके तहत 80 लाख घर निर्मित होंगे। अगले क्रम पर दोस्तों, रैंप प्रोग्राम, इसका संबंध किससे है? रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME से संबंधित है। और इस समय MSME मंत्रालय में मंत्री कौन है? हमारे नारायण राणे जी। और दोस्तों इसके लिए रैंप प्रोग्राम के लिए बजट में 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है रैंप प्रोग्राम के लिए। अगले क्रम पर दोस्तों, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 किससे संबंधित है? यह दोस्तों महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 किससे संबंधित है? महिलाओं एवं बच्चों के विकास से। तो दोस्तों आगे कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बजट जो 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता था। 1955 तक बजट जो है वह केवल एक भाषा अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता था। 1956 से बजट जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पेश किया जाने लगा 1956 से। और दोस्तों 2016 तक जो बजट था यह फरवरी के अंतिम दिन 28 फरवरी या अगर लीप वर्ष है तो 29 फरवरी को पेश किया जाता था। 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था। दोस्तों 2017 में अरुण जेटली जी हैं, इनके द्वारा 2017 में पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया और तभी से यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 में ही रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था। 2017 में ही रेल बजट आम बजट में मिलाया गया था। और दोस्तों अगला है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 में यह कौन सा बजट पेश किया है? इन्होंने चौथा बजट। यह हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इनके द्वारा यह चौथा बजट पेश किया गया था। तो दोस्तों यह हमारे कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे बजट 2022-23 से। दोस्तों आशा करता हूँ हमारे जो हम लोगों ने बजट 2022-23 पर चर्चा की है इससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता, और अगर प्रश्न बनेगा बजट से तो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किए हैं इनसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।